हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम 6 क्वेश्चन कर चुके थे साइंस के। तो आज मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आज हम पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? ऑप्शन है इसका नंबर 1 प्रोटीन, आयरन या लोहा, विटामिन डी। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, लोहा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको अपन एलिमिनेशन मेथड से करते हैं कि भैया कौन कौन सा हमारा इसमें जो है सही ऑप्शन है, कौन सा गलत है। तो जो गलत होते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें अपने मिल्क में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता ही है, आपको बताइए सबको। प्रोटीन होता है। विटामिन सी होता ही नहीं है, विटामिन सी कहाँ होगा? क्योंकि विटामिन सी तो किस में होता है? विटामिन सी तो जो खट्टी चीज़ें होती है ना अपनी, उनमें होता है विटामिन सी। जैसे अपन के अंगूर है, संतरा है, आंवला है, इनमें पाया जाता है विटामिन सी। और अगर मैं बात करूँ किसकी, आयरन या लोहा की, तो आयरन या जो लोहा होता है वो अपनी पालक में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, ऐसे इनमें पाया जाता है आयरन या लोहा। दूध में कोई आयरन या लोहा नहीं पाया जाता। हाँ, विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो अपना आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब अगर मैं बात करूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से समुच्चय में से केवल दूरी मापने के कौन कौन से मात्रक हैं? तो दूरी मापने के मात्रक को दिए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है मीटर, हर्ज, बालिस्त। ऑप्शन नंबर 2 मीटर, प्रकाश वर्ष, हर्ज। तीसरा है बालिस्त, वर्ष, प्रकाश वर्ष। चौथा है बालिस्त, मीटर, प्रकाश वर्ष। तो अब इसमें हमारा जो सही आंसर होगा ना, वो होगा समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक पूछ रहा है ये। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, देखो जो हर्ज होता है ना, हर्ज, वो हर्ज कोई दूरी का मात्रक होता ही नहीं है। हर्ज तो किसका मात्रक होता है? हर्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, एच जेड जिसको कहते हैं हर्ज। बालित्स होता है दूरी का मात्रक, मीटर भी होता है और प्रकाश वर्ष भी होता है। तो अपन इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसमें जो हमारा भैया आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें आंसर की, बालित्स, मीटर और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होती है ना, वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है हमारा प्रकाश वर्ष। और मीटर को हम एसआई मात्रक के रूप में यूज में लेते हैं दूरी मापने के लिए। और जो बालित्स है ना अपना, वो प्राचीनतम इकाई है दूरी मापने की। जैसे जो अपन दोनों हाथों को ऐसे करते हैं ना, बाहर की ओर करते हैं जब, तो वो बालित्स होता है। मैं और बताऊंगा किसी दिन जब मात्रक बताऊंगा, तो इसको बालित्स को बता दूंगा मैं कि बालित्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया। अब भैया आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? यानी कि कौन से प्रदूषक हैं जो हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचा रहे हैं, उसको अवक्षय कर रहे हैं उसका। तो हमारी जो ये ओजोन परत जो है वो किससे रक्षा करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी प्रकाश किरणें जो होती हैं उनसे रक्षा करती है हमारी ओजोन परत। तो उनको उस ये जो ओजोन परत है इसको हम अपने नीचे से CFC वगैरह हैं ये हैं, अपने फ्रिज वगैरह में जो CFC शीतलक होते हैं, शीतलक निकाय होती है, इनमें CFC भरी होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो ओजोन परत है ना भैया, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए कौन कौन से जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं हमारी ओजोन परत को अवक्षय करने के लिए? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इसमें हमारा आंसर होगा नंबर 3, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या कहते हैं अपन? CFC। और CFC को ही अपन क्या कहते हैं? फ्रेयॉन कहते हैं। और फ्रेयॉन का जो उपयोग है वो प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या सोफों में फोम के एरोसेल स्तर बनाने में, स्प्रे बनाने में, तो इनमें काम लिया जाता है अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा? ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाता है अक्सर साइंस का ये क्वेश्चन, जो ओजोन परत वाला है। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अच्छा ये आ गया हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है कि भैया स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। तो इधर दिया है स्तंभ ए, उधर दिया है स्तंभ बी। तो हमें ये मिलान करना है इनका कि इधर तो हमारे क्या दिए हुए हैं, पाचन तंत्र के अंग दिए हुए हैं, और इधर क्या दिया हुआ है हमारा, इनके मतलब कार्य दिए हुए हैं। तो ये हमें मिलाना है। तो जो यकृत पहला ऑप्शन है हमारा यकृत या लीवर, तो यकृत या लीवर को हम जब मिलाएंगे तो किससे मिलाएंगे, यकृत या लीवर जो होता है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत या लीवर क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए को मिलाएंगे हम किससे, 4 से मिलाएंगे, ए को मिलाएंगे हम 4 से। ठीक है, दूसरा है हमारा आमाशय। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है ना वो हमारा आमाशय से ही स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है इसको, क्योंकि जो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा जो पाचन स्टार्ट हो जाता है वो तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो मुंह से पाचन स्टार्ट नहीं होता है। मुंह में हमारे बस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और किसी चीज़ का नहीं होता। जबकि जो प्रोटीन होती है उसका जो पाचन स्टार्ट होता है ना वो आमाशय से होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें पित्ताशय। तो पित्ताशय का जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो देखो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है। दो दो क्या है, जहाँ पित्तरस संचयित होता है। तो पित्ताशय यानी कि जहाँ पित्तरस क्या होता है, संचयित होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अब बचा क्या, तीसरा डी बचा और हमारे पास चौथा ऑप्शन बचा है। नहीं, चौथा थोड़ी बचा है, ये बचा है, थर्ड ऑप्शन बचा है। तो ये क्या है कि अग्नाशय का जो रिलेशन हो जाएगा वो किस हो जाएगा, क्षुधांत्र में पाचक रस मुक्त करता है। तो अग्नाशय क्या करता है, क्षुधांत्र में पाचक रस मुक्त करता है। क्षुधांत्र क्या होता है, जो अपनी छोटी आंत होती है ना उसमें होता है क्षुधांत्र। तो छोटी आंत में जो पाचक एंजाइम रिलीज करता है ना वो कौन करता है, अग्नाशय करता है। अग्नाशय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये कैसे कैसे मिला था कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और आमाशय जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, पित्ताशय जहाँ पित्तरस संचयित होता है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शन थे इसमें। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 1 2 3। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सही कथन को पहचानिए। सही कथन कौन सा है, सही कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 3, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है ना वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कभी भी उल्टा दर्पण नहीं बनाता। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण तो केवल सीधा बनाता है, उल्टा तो वो बनाता ही नहीं है। अवतल दर्पण सदैव सीधा बनाता है, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण दोनों प्रकार के बनाता है, सीधा भी बनाता है और वो उल्टा भी बनाता है। और उत्तल चौथा ऑप्शन है हमारा, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बात भी गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, और वो कैसा बनाता है, उसके दर्पण के पीछे की साइड बनाता है, वो पीछे की साइड बनाता है। देखा होगा आपने अवतल और उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब हैं वो देखे होंगे आपने 10th क्लास की 10th या 9th की बुक में दे रखे हैं वो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, समीर अपने कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफोन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार हुआ। तो ये क्वेश्चन है अपना जो है वो घर्षण बल का। घर्षण बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, अब इसमें घर्षण बल का बढ़ता क्रम बताना है। बढ़ता क्रम बताना है कि सबसे कम जो घर्षण बल लगेगा वो तो आएगा सबसे पहले
और जिस पर सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा वो आएगा सबसे एंड में। तो सबसे कम घर्षण बल किस पर लगेगा, सेलोफोन सीट पर, कालीन पर या समाचार पत्र पर। तो भैया जी अपना इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सेलोफोन सीट जो होती है ना, सेलोफोन सीट, उस पर तो लगेगा सबसे कम घर्षण, और जो अपना समाचार पत्र होता है उस पर थोड़ा इससे ज़्यादा लगेगा, और सबसे ज़्यादा जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा हमारा कालीन पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा सही, सेलोफोन सीट, समाचार पत्र और कालीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। ये वेग नहीं है बीच में, इससे और गतिमान के बीच में वेग नहीं है, ये कट हो रहा है कि है। यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए, यदि समय को, अरे यार वो होता है ना, क्या होता है, निर्देश तंत्र होता है, उसमें 2 अक्ष होते हैं ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो अपन एक्स अक्ष पर क्या निरूपित कर रहे हैं, समय यानी कि टाइम। तो टाइम को अगर हम एक्स अक्ष पर निरूपित करें तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही होगा। तो ये कह रहा है कि इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। ऑप्शन नंबर 2, इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। तीसरा ऑप्शन है, इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। चौथा ऑप्शन है, इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। तो ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें आप, कि यदि कोई पिंड रैखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा इसमें आंसर नंबर 1। क्या कहता है कि इस गति का वेग समय ग्राफ अगर हम बनाएं एक्स अक्ष के समांतर तो एक सरल रेखा होगा। तो ये आंसर क्यों हुआ उसका, ये आंसर इसलिए हुआ कि जैसे अपन, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और अपन समय को कहाँ ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर ले रहे हैं समय को, यानी कि टी टाइम को कहाँ ले रहे हैं, एक्स अक्ष पर ले रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर जब समय ले रहे हैं, और देखो ये मैं बात करूँ, ये क्या कह रहा है कि एक समान वेग है। एक समान वेग का मतलब है कि वेग चेंजेबल नहीं है, वेग चेंजेबल ही नहीं है, एक समान वेग है, एक समान वेग है और एक्स अक्ष पर निर्भर किया जाए तो नीचे कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एक समान वेग है तो जो टाइम है ना वो हमारा बढ़ेगा ही नहीं, टाइम क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो जो इसमें ग्राफ आएगा वो एक्स अक्ष के समांतर आएगा, ऐसे, ये ऐसे है। ये है इसका आंसर नंबर 1। इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो, सरल रेखा ये ना, देखो ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू, ऐसा भालू जो ध्रुवों पर निवास करता है, ध्रुवीय भालू कहलाता है। तो ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के, चरम शीत अवस्था का मतलब हो गया कि जब जो अपनी विंटर है वो अपनी पीक वैल्यू पर हो जहाँ पर, तो शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। इसका आंसर नंबर फर्स्ट, सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। नंबर सेकंड, सफ़ेद बाल यानी कि जिनको फर बोलते हैं, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत, इनकी जो त्वचा होती है ना ध्रुवीय बालों की, इसके नीचे बसा की मोटी परत होती है जो इनको सर्दी से बचाती है। सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, इनके जो नाखून होते हैं बहुत लंबे होते हैं, देखे होंगे आपने जब ध्रुवीय बालू को ही अगर देखा हुआ आपने तो। त्वचा के नीचे बसा की परत। ऑप्शन नंबर 4 है सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। तो जो बसा की परत होती है ना, ये बसा की जो परत होती है इनकी त्वचा के नीचे, वो इनकी रक्षा करती है किससे, सर्दी से। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये है। अब आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है।
तो इसमें अपन को औसत चाल निकालनी है। तो इसमें दिया क्या है कि वह जाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर। तो इसमें दो चाल दे रखी हैं, B1 और B2। B1 दे रखी है इसमें 12 किलोमीटर पर आवर, B2 दे रखी है इसमें 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर, दूरी सेम रहेगी, दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि वह 5 किलोमीटर ही जाएगी और 5 किलोमीटर ही आएगी, दूरी समान है। और क्या है, चाल अलग अलग है। तो जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे कि अपना जो वो है ना, दूरी, दूरी मान लेते हैं एस बराबर 5 किलोमीटर, ये तो सेम रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो वो दे रखी है ना, औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है B बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। कुल तय की गई दूरी यानी कि S अपॉन कुल तय किया गया समय T बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, D1 प्लस D2 बटे T1 प्लस T2। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये आएगा तुम्हारा, इसका जो आंसर आएगा इसमें वैल्यू पुट कर देना, D1 की जगह 5, T2 की जगह 5, ये हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके नीचे T1 प्लस T2 है, तो ये T हमारे पास डायरेक्ट समय नहीं दिया हुआ हमारे लिए क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो T बराबर निकाल लेंगे हम S अपॉन V से। अब यहाँ पे T1 निकालेंगे तो S1 अपॉन B1 हो जाएगा, T2 निकालेंगे तो S2 अपॉन B2 हो जाएगा। SS दोनों में सेम है, तो इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, इक्वल टू 5 प्लस 5 बटे 5 बटे 12 प्लस 5 बटे 8। जो अपन का सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा अपन का 9.6 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आएगा जब अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9.6 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, ऐसे होगा ये। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो बायो का क्वेश्चन है ये कि मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मधुमेह रोग जो होता है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो मधुमेह रोग तो आप सब जानते हैं, मधुमेह रोग किसको कहते हैं, डायबिटीज़ को कहते हैं। मधुमेह रोग किसको कहते हैं, डायबिटीज़ को कहते हैं। अब डायबिटीज़ भी मतलब दो प्रकार की होती हैं, एक डायबिटीज़ इंसिपिटस होती है, एक डायबिटीज़ मेलिटस होती है। तो वो जो होती है वो ADH हार्मोन या उसके वैसोप्रेशन के कारण होती है। तो ये मधुमेह रोग वो वाला डायबिटीज़ वाला है कि, तो इसमें किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो सबको पता है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। देखो जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय पैनक्रियाज, उसकी जो बीटा सेल होती है ना, बीटा सेल, उसके द्वारा इसका श्रवण किया जाता है, किसका, इंसुलिन हार्मोन का। अग्नाशय जो होता है उसके द्वारा 3 प्रकार की सेल्स स्रावित होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो इसकी जो बीटा सेल होती है उसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि यकृत होता है ना जो अपना लीवर, उसमें जो अतिरिक्त शर्करा होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखता है। तो ऐसे अपना जो है वो नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैसे असंपर्क बल या असंपर्क बल का उदाहरण है, यानी कि असंपर्क बल का उदाहरण बताना है आपको। दो प्रकार के बल होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, संपर्क बल होता है कि जैसे अपन किसी चीज़ को टच करके जो बल लगाते हैं वो क्या होता है, संपर्क बल। और असंपर्क बल क्या होता है, जब अपन किसी को टच नहीं कर रहे फिर भी बल का अनुभव हो रहा है, बिना टच किए जो बल का अनुभव होता है वो क्या होता है, असंपर्क बल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। अब असंपर्क बल पूछ रहा है ना, तो इसमें अपना पेशीय बल, पेशियों के माध्यम से लगाते हैं, तो वो कौन सा हो गया, संपर्क बल हो गया। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो एक मिनट रुको, तो जो पेशीय बल है वो तो क्या हो गया, संपर्क बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कैसा हो गया, असंपर्क बल होगा। हाँ, चुंबकीय बल भी कैसा हो गया, संपर्क बल होगा, क्योंकि चुंबक क्या करती है, चुंबक भी किसी को आकर्षित तो करती है, लेकिन कैसे, संपर्क भी तो करती है ना चुंबक।
तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो संपर्क स्थापित नहीं करता, बिना संपर्क स्थापित किए बल लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? यानी कि जब अपन किसी उस गैस को जलाते हैं तो उसमें एक साउंड आता है जिसे पॉप साउंड कहते हैं, जो कि उनमें मैरिज वगैरह में, वेडिंग्स में काम आता है ये साउंड निकालने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपन का, हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा इसका। क्या होता है ना कि जब अपन H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस O2 इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो एक O2 क्या होती है, O2 क्या होती है, वायु होती है। तो जब हाइड्रोजन जो है वो वायु के साथ संपर्क करती है ना, तो एक पॉप साउंड के साथ ये वो करती है, आवाज़ करती है। ठीक है, तो एक मतलब इसमें क्या होता है, एक विस्फोट सा होता है, ऐसे होता है, इस जैसे पॉप की ध्वनि निकलती है। ठीक है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल्टाइज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल्टाइज का उपयोग किस में किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। क्या होता है, एक क्षार होता है। अब क्षार क्या करता है, अम्लीयता, क्षार जब अम्ल के साथ मिलता है तो क्या होता है, उदासीन कर देता है उसको। यानी कि क्षार और अम्ल दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो उदासीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड, प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखो जब क्या होता है कि पेट में अपच हो जाती है, अपने कब्जी वगैरह हो जाती है, तो इस दौरान क्या होता है कि अम्ल की अधिक मात्रा हमारे दर्द एवं जलन करती है, हमें खट्टी डकार वगैरह आती है ना, तो उसमें होता क्या है कि HCl अपना ज़्यादा स्रावित हो जाता है। भाई जब अपन कुछ ज़्यादा ऐसा वैसा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा वो हो जाता है, HCl ज़्यादा स्रावित हो जाता है। तो उसको अपन नॉर्मल बैलेंस करने के लिए, उदासीन करने के लिए अपन MgOH का होल प्राइस दे देते हैं उसको, मतलब इसका उपयोग करते हैं। ये क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, जो उसको अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रति अम्ल होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो इसका तो आपको सबको पता होगा कि कौन सी धातु है जो वायु में रखने पर जल जाती है। तो इसका भैया आंसर है अपना क्या, सोडियम आंसर है इसका। सोडियम एक ऐसी धातु होती है जो वायु में रखने पर वायु से क्रिया कर लेती है। वायु में जो नमी उपस्थित होती है, CO2 होती है, उसके प्रति ये बहुत अत्यधिक क्रियाशीलता दर्शाती है। तो इसलिए इसे वायु में ना रखकर कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम के टुकड़े को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा वो है, सोडियम जो है वो ऐसा वो है कि नमी से थोड़ी देर में रिएक्शन कर लेता है और क्या लग जाती है, इसमें आग लग जाती है। होता है, देखा है हमने सोडियम का टुकड़ा, लैब में देखा था, केमिस्ट्री की लैब में था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना वो है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज से। तो यदि एक सरल लोलक की जो आवृत्ति है वो 2 हर्ट्ज हो, तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो इसमें हमको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और इसमें टाइम दिया हुआ है 16 सेकंड, तो कितने दोलन पूरे करेगा? तो इसको अपन कैसे करेंगे कि इसमें, एक मिनट में आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ही करके बता देता हूँ कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना F, वो दे रखी है इसमें 2 हर्ट्ज। ठीक है, 2 हर्ट्ज बराबर 2 दोलन, 2 दोलन प्रति सेकंड, 2 हर्ट्ज बराबर 2 दोलन प्रति सेकंड। फ्रीक्वेंसी F बराबर 2 हर्ट्ज बराबर 2 दोलन प्रति सेकंड। अब 2 दोलन प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 दोलन प्रति सेकंड का मतलब हुआ कि कोई एक लोलक है, वो 1 सेकंड में दो दोलन कर रहा है। 1 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 2 दोलन कर रहा है 1 सेकंड में। तो अब इसमें पूछा क्या है हमसे, इसमें पूछा है कि 16 सेकंड में कितने दोलन करेगा। तो 1 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है, 2 दोलन कर रहा है। तो 16 सेकंड में कितने दोलन करेगा, दोगुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दोगुना करेंगे, 16 × 2 बराबर 32 दोलन करेगा। ये कितने दोलन करेगा, 32 दोलन करेगा ये। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32, 32 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि
ये किसका निशान है? अनुपात का। एटीपी समानुपात राइबोसोम, यानी कि सीरीज वाइज से क्वेश्चन होते हैं जिनको ऐसे करना होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन एटीपी से है, तो ये बताइए आपकी राइबोसोम का संबंध इन 4 जो ऑप्शन है उनमें से किससे होगा? कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसका पावर हाउस एटीपी होता है, यानी कि उसको जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऊर्जा एनर्जी प्रदान करता है वो कौन करता है? एटीपी करता है। एटीपी इसका क्या होता है? संश्लेषण स्थल होता है। और जो एटीपी है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जहाँ कोशिकीय श्वसन होता है तथा एटीपी के रूप में जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है। राइबोसोम का जो संबंध होता है ना वो होता है तुम्हारा प्रोटीन से। कि आपने सुना होगा कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन के क्या होते हैं? संश्लेषण स्थल होते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण स्थल होते हैं कौन? राइबोसोम। तो यहाँ पे जो आएगा अपना वो कौन आएगा? राइबोसोम, क्वेश्चन मार्क किया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यीस्ट का जो उपयोग है उत्पादन में किया जाता है, यानी कि इनमें से किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? यीस्ट क्या होती है? यीस्ट क्या होती है? यीस्ट एक कवक होती है। क्या होती है? एक कोश की कवक होती है यीस्ट, जिसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर शर्करा के घोल से एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जब यीस्ट का अपन किण्वन कर नहीं अपन यीस्ट का किण्वन नहीं, जब अपन एल्कोहल बनाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं? किण्वन की क्रिया के द्वारा एल्कोहल बनाई जाती है। तो उसमें जो यीस्ट जो होता है वो अपना बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? एल्कोहल। कि यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय कवक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक क्या होता है? परिरक्षक होता है जो हमारा परिरक्षक यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करता है ना, रक्षा करता है जीवाणु कीटाणु इनसे अपने भोजन को बचाता है उनसे, तो वो ही परिरक्षक होते हैं। तो इसमें परिरक्षक के रूप में कौन है? सोडियम बेंजोएट है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी कि जो साधारण नमक होता है अपना NaCl वो होता है सोडियम क्लोराइड। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? अमोनियम सल्फेट होता है NH4। अमोनियम सल्फेट होता है आपका क्या? NH4 का उल्टा है SO4। यही होता है सर मेरे हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ। तो जो परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है वो लिया जाता है आपका सोडियम बेंजोएट। ये आंसर है इसका। सोडियम बेंजोएट को अपन इसके रूप में काम में लेते हैं। और सोडियम बेंजोएट होता है NaC7+H5O2। ये होता है सोडियम बेंजोएट जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों में वृद्धि कारण होने वाले खराबी से बचाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 24। और जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट कॉच ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, या रोनाल्ड रॉस ने किया था? तो इसका जो अपन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर ही जो हैं वो इम्यूनोलॉजी के क्या हैं? जनक हैं। इम्यूनोलॉजी बोले तो क्या? अपना इम्यून सिस्टम जो होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, उसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। और जो चेचक है ना वो संसार की सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी किसकी? चेचक की। संसार की सबसे पहली जो वैक्सीन बनाई गई थी वो चेचक की ही बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या कहता है कि जूते के सॉल असमतल क्यों किए जाते हैं? यानी कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो जूते के नीचे के सॉल हैं वो बिल्कुल अपने फ्लैट हों, सिंपल हों? ऐसा क्यों नहीं होता? कि उनमें जो खाँच होते हैं ना नीचे वो क्यों बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है घर्षण घटाने के लिए, फ्रिक्शन को घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन काल बढ़ाने के लिए। तो ये तो कोई ऑप्शन होगा नहीं तीसरा वाला, जूते का जीवन काल बढ़ाने के लिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। चौथा ऑप्शन है जूते को अधिक मजबूती देने के लिए। मजबूती वगैरह का तो खैर ये क्यों पूछेगा हमसे, तो इसमें आंसर या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 होगा। तो जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण को क्या करने के लिए? घर्षण को बढ़ाने के लिए हमारे जूते के सोल क्या बनाए जाते हैं? असमतल बनाए जाते हैं। क्योंकि सोल के असमतल होने के कारण, सोल जब असमतल होगा ना
तो उसके कारण क्या होगा, जूतों के और उसके धरातल के मध्य, धरती जो है और जूता है ना, उसके मध्य घर्षण बढ़ जाएगा। और जब घर्षण बढ़ जाएगा ना, तो अपन जो जैसे अपन सतह होती है ना, सरफेस होता है, तो अपन उस पर फिसल नहीं पाएंगे, उस मजबूती आ जाएगी एक हमारे और उसके बीच में, एक क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी फ्रिक्शन में। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन जो करते हैं ना, मतलब मधुमक्खी पालते हैं, तो उसको जो अपना जो बिजनेस है मधुमक्खी पालने का, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं भैया? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। और जो ये सिल्वीकल्चर है ना, ये वन संवर्धन से संबंधित होता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित होता है? वन संवर्धन से। और जो ये है ना सेरीकल्चर, सेरीकल्चर संबंधित होता है हमारा रेशम के उत्पादन से। रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है क्या, सेरीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन जो संबंधित है वो एपीकल्चर से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको, क्योंकि ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा होता है, कहीं पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा होता है। तो ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी लगा अपना जो है हृदय रोग से संबंधित है ईसीजी। जब अपन हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लगाते हैं ना, मशीन सी लगाते हैं अपने चेस्ट पे, तो वो क्या करता है, वो ईसीजी मशीन होती है, वो अपनी हार्ट की जो पल्स रेट वगैरह वो होती हैं, उसको चेक करता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो ऐसा यंत्र जो बादलों की दिशा एवं गति को मापता है वो क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नेफोस्कोप। अब अगर हम बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर जो होता है ना, वो एनीमो, ए फॉर एयर, ए फॉर क्या हो जाएगा? एयर। तो एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की शक्ति की गति मापता है एनीमोमीटर सर। क्या करता है? हवा की शक्ति की गति मापता है। रेन गेज क्या करता है? अब इसके भैया नाम में ही क्या आ रहा है? रेन आ रहा है। तो रेन मतलब क्या होता है? बारिश होती है, तो वर्षा की मात्रा को मापता है रेन गेज। एक ये है नंबर 4 हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। तो एक तो होता है हाइग्रोमीटर, एक अपना होता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और एक होता है क्या? हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर और होता है। तो वो क्या करता है? जल के घनत्व को मापता है ये आर्द्रता को मापता है, ये घनत्व को मापता है। हाइग्रो और ड्रो, ये दो मिलेंगे आपको, तो आप देख लेना क्या डिफरेंस है इनमें, आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है वो है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा? अगर भारहीनता की स्थिति हो, भारहीनता की स्थिति में क्या होता है? भारहीनता की स्थिति में जो वो होता है, उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, यानी कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है बिल्कुल भारहीनता की स्थिति में। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? तो भैया इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोलाकार। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। आप चाहते तो इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे? एक बोले ना, मतलब मोमबत्ती को एक बंद, उसमें कांच का कुछ लेना, उसमें बंद कर देना, एकदम निर्वात होना चाहिए बिल्कुल। क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए, उसमें कोई वायु वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम भारहीनता की स्थिति होनी चाहिए। भारहीनता की स्थिति ऐसे भी लाई जा सकती है और दूसरा तरीका भी है, तो उसमें गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में क्या होता है कि जब एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान शून्य हो जाएगा, जिससे ज्वाला गैस के साथ ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये था कुछ। तो ये हो गए भैया जी हमारे 30 क्वेश्चंस। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अभी मेरे पास क्या है, साधनों का कुछ अभाव है, 1-2 दिन में ले रहा हूँ मैं, तो उससे आपको और भी बढ़िया कंटेंट दूंगा। और इसके साथ ही साइंस के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा 30-30। फिर मैं आपको टीचिंग मेथड के भी लेके आऊँगा, फिर मैं आपको मैथ्स के भी लेके आऊँगा। तो ऐसे में आपको सीटेट की अच्छी तैयारी करवा दूँगा। सीटेट के साथ साथ अपने स्टेट जो टीचर के एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही सारा मैटर आता है।
अपना साइंस यही रहती है, साइंस ज़्यादातर यही रहती है, सारे एग्जाम में यही रहती है भैया। ठीक है, तो साइंस और भी क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।